Hello students, my name is Munish and we are working on JEE mains questions for class 10 and till now I had delivered three videos और मुझे लगता है कि you must have understood from those videos that if you are learning in class 10 हिंदी में बात करता हूँ अगर आप क्लास 10 में या 9 में पढ़ रहे हैं और इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि मैं जो टॉपिक आपकी क्लास 10 के साथ रिलेवेंट है और इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 10th के ही टॉपिक पढ़ने हैं हम टॉपिक्स को एक्सटेंड कर सकते हैं 11th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट में आपके एज ग्रुप में कितना डिफरेंस है 7-8 महीने का ही फर्क है ना तो आज अगर आप जुलाई की या अगस्त के मंथ में जुलाई के मंथ में फॉर एग्जाम्पल जेई के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आज से 8 महीने बाद आप 11th का मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो 8 महीने में आप में कोई ट्रमेंडस चेंज तो आने वाला नहीं है तो इसका मतलब आज की डेट में भी आपके पास एबिलिटी है 11th के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की या 12th के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की बट हाँ अगर थोड़ी सी स्लो स्पीड के साथ चलेंगे तो आप 10th और 11th दोनों के बीच में बैलेंस बना पाएंगे तो बैलेंस बनाने के लिए ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोगों में वो एबिलिटी डेवलप हो कि आप 10th में रहते हुए जेई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जब आप 11th में जाओगे तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे या इस रास्ते पे नहीं चल रहे आप उनसे बाय डिफॉल्ट आगे हो जाओगे ठीक है तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ये जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं सी केयरफुली दिस क्वेश्चन तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मेरी आपको एक सजेशन है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली नोट इट डाउन पॉज करिए एंड ट्राई टू थिंक एट योर ओन विदाउट बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन अपने आप सोचने की कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन में कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने 3 स्टेप भी पहले यूज कर लिए इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि आप इसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं और पीछे वाली जो वीडियोस 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं आपके साथ और उन वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने सीखा हुआ है वो आपको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा और जो सेकंड क्वेश्चन में आपने सीखा है वो थर्ड में ग्रेजुअली ग्रेजुअली 15-20 क्वेश्चन करने के बाद जब मैं आपको 16th या 17th क्वेश्चन दूंगा इसका वीडियो रिलीज करूंगा अपनी तो आई प्रॉमिस यू कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक बन जाएंगे ओके सो क्वेश्चन को नोट करिए एंड ट्राई टू स्पेंड 2-3-5 मिनट्स ऑन दैट कि मैं इस क्वेश्चन में सेल्फ कंट्रीब्यूशन क्या दे सकता हूं उसके बाद आप इसके सोल्यूशन को देखिए ताकि आप भी बराबर का पार्टिसिपेट कर पाए और अगर आपको आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आगे अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करूं ओके तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन ये दिस क्वेश्चन हैड बीन सीन इन जेईई मेंस 2023 पिछले साल ही जेईई मेंस के पेपर में आया हुआ है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है लेट अल्फा ए बिलोंग्स टू आर ये जो सिंबल है यहाँ पे हो सकता है आप 10th में पढ़ रहे हैं 9th में पढ़ रहे हैं तो ये सिंबल्स आपको नहीं पता होंगे तो ये सिंबल मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा ए बिलोंग्स टू आर एंड लेट एल यहां से पढ़िए लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 60 रेज टू पावर 1/4x प्लस ए इक्वल टू 0 तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट हैं तो अल्फा बीटा के रूट्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या घंटियां बज रही होंगी तो आपने किसके बारे में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में जीरोस के बारे में तो रूट्स को इक्वेशन के केस में रूट बोलते हैं और पॉलिनोमियल के केस में जीरोस बोलते हैं तो ये जीरोस और रूट्स एक ही बात होती है तो आपको अल्फा और बीटा जीरोस दे रखी हैं या रूट दे रखे हैं और दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू -30 ये सिचुएशन दे रखी है तो हमें फाइंड आउट करना है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए तो ये जो ए है इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है हमें क्या क्या निकलेंगी चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ए दिस सिंबल जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं और इसका मीनिंग बिलोंग्स टू होता है टू आर ये मीनिंग समझाता हूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सिंबल है दिस सिंबल ये सिंबल मैथ्स में कहलाता है वी कॉल इट एज बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है मैथ्स में जब भी ये सिंबल लिखा होगा यू विल रीड इट एज बिलोंग्स टू तो जैसे यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है ए और ये सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू और उसके बाद फिर कोई और एक सिंबल दिया हुआ है मैथ्स में हमारे पास हर एक नंबर सिस्टम के लिए अलग सिंबल गिवन है फॉर एग्जांपल आप लोगों को सबको पता ही होगा जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स को कौन सा सिंबल मिला हुआ है कैपिटल एन ठीक है जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं
होल नंबर्स को कौन सा सिंबल मिला हुआ है? W। जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूं तो इंटीजर्स को कौन सा सिंबल मिला हुआ है? कैपिटल Z। ओके। और उसके बाद अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं, रैशनल नंबर को कौन सा सिंबल मिला हुआ है? Q। और उसके बाद अगर मैं रियल नंबर्स की बात करता हूं तो रियल नंबर्स, इफ यू कॉल, रियल नंबर का सिंबल होता है R। अब यहां पे आपके पास था फॉर एग्जांपल A बिलोंग्स टू N, A बिलोंग्स टू N। तो ये इस A की वैल्यूज को, सर्टेन वैल्यूज को डिसाइड करते हैं कि A की वैल्यूज आपको जो आंसर सबमिट करना है वो कहां से चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल A आपको कंडीशन दे रखी है A बिलोंग्स टू N। इसका मतलब अगर आपके पास A की वैल्यू 1 और A की वैल्यू लेटर सज्यूम -2 आ जाती है किसी सिचुएशन में, तो यहां पे आपके आंसर की रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि आंसर आप कौन सा चूज करोगे। इसका मतलब ए की वैल्यू -2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पे आंसर कौन सा सबमिट करूंगा? ओनली 1, बिकॉज ए बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर। दूसरी कंडीशन देते हैं ए बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो होल नंबर बोलने का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है 1 और ए की वैल्यू आ जाती है 0, तो इसका मतलब 1 भी होल नंबर है, ये आंसर भी चलेगा, और 0 भी होल नंबर है, ये आंसर भी चलेगा। तो दोनों आंसर आएंगे। अगर मैं 0 को हटा के यहां पे डाल दूं 2/3, मान लो कि सर्टन, तो ए का ग्रुप क्या है, कौन से सेट को फॉलो कर रहा है? ए इज फॉलोइंग होल नंबर्स। तो ए इक्वल टू 1 तो चलेगा, बट ए इक्वल टू 2/3 कंडीशन में आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। आर हमेशा कैपिटल में लिखा होता है बच्चों, और दूसरी बात है ये बोल्ड में लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है? तो मैंने उसको थोड़ा डार्क किया हुआ है यहाँ पे। ए बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर्स। अब जब हम रियल नंबर में आंसर सबमिट करते हैं तो रियल नंबर कौन सा ग्रुप होता है? ये ग्रुप हो गया रियल। और रियल हमारे पास ग्रुप होता है किसका? रैशनल, ऑल रैशनल्स एंड ऑल इरेशनल। इसका मतलब बस इतना ही है कि जो आपका आंसर है वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इसके अलावा कोई और नहीं ले सकते। अब इसके अलावा और कौन से होते हैं जो तो हमने 10th में नहीं पढ़े, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स की डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ेगी। और बहुत ही बेसिक छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल की घड़ी सिर्फ इतना ही कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लाइन का, ये फ्रेज का मीनिंग हमारे सामने आ गया कि जो हमारा आंसर है वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। ओके। दूसरा, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। तो रूट्स के केस में हमें क्या चाहिए होता है? सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, अगर आप जेई की वीडियो देख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, इफ वी आर गिवन दैट अ क्वाड्रेटिक इज a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट ऑब्वियस आपको पता होगा। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या होता है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास p प्लस क्यू इक्वल टू 3 है, तो मैं यहां पे अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो बोथ साइड मुझे स्क्वायर करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी पॉसिबल है वो लगा देनी है, राइट साइड पे जो पॉसिबल है वो लगा देनी है। यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद आपके पास कोई आंसर आता है, तो वो आंसर कई बार क्या होता है बच्चों? फेक होता है। जब आप चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक आर डी शर्मा से 10th की तैयारी करेंगे तो उसमें कई क्वेश्चन हैं जो स्क्वायरिंग बोथ साइड से सॉल्व होते हैं। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो जो आपका आंसर आएगा उसको आपको स्क्वायरिंग करने से पहले जो आपके पास सिचुएशन है उसमें डाल के आपको चेक करना है। जिस स्टेप में, लास्ट स्टेप में जहां पे आपने स्क्वायरिंग की है, उससे पहले जो सिचुएशन है, आपने अपना आंसर वहां रखकर क्या करना होगा बच्चों? चेक करना होता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार हमारे पास आंसर फेक आता है। फेक क्यों आता है? क्योंकि मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल p प्लस क्यू इक्वल टू 3 है, तो मैंने जब स्क्वायरिंग की तो मैंने p प्लस क्यू इक्वल टू 3 को ही चेंज करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज किया है, हो सकता है कि वो एक्चुअल क्वेश्चन स्क्वायरिंग के बाद जो आंसर आए उसको एक्सेप्ट ना करें। ओके। तो आप ये नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? काम की बातें दो ही हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अल्फा रेज टू पावर 4, बीटा रेज टू पावर 4, इसको यूज करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक है x² माइनस प्लस 60 1/4x प्लस a। सो x²
प्लस 60 रेज टू पावर 4 1/4 x प्लस a इक्वल टू 0 एंड दूसरी सिचुएशन दे रखी है a प्लस 4 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 एंड इट हैड बीन गिवन इक्वल टू -30। ओके फेयर इनफ। बस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब बड़े आराम से 10th के बच्चे कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी रूट्स क्या है बच्चों? रूट्स है मेरे पास अल्फा एंड बीटा। तो जैसे ही अल्फा बीटा आपके पास आया तो आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये बन गया -60 1/4। ठीक है जी। और अल्फा इंटू बीटा दैट शुड बी सी बाय ए। सी का मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको सी बोला जाता है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी ए है एंड अपॉन में यहाँ पे 1 है, तो 1 नीचे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां से 1 को हटा रहा हूं। ओके ठीक है जी। ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, इन वैल्यूज को अपन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि इन्हीं वैल्यूज को हमें आगे यूज करना होगा। चलिए, अब ये वैल्यू के साथ हमें गिवन क्या है? a रेज टू पावर 4 और b रेज टू पावर 4। तो a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 प्लस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? एक बार स्क्वायरिंग करेंगे। जब एक बार स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। फिर दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास रेज टू पावर 4 आएगा। ओके लेट अस ट्राई विथ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -60 1/4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -60 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा, और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा। पावर की पावर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब जब आप स्क्वायर कर रहे हैं 60 1/4 का, तो पावर के ऊपर पावर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये कट के नीचे 2 बच जाएगा। इसका मतलब व्हाट आई विल बी हैविंग हियर 60 रेज टू पावर 1/2। नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो गया और ये बन गया। अब मैथ्स में एक्सपोनेंट के रूल्स में आपने 9th में या 8th में पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर रूट क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट क्वांटिटी को आप 1/2 पावर लिख सकते हैं, हाफ पावर लिख सकते हैं। अगर मेरे पास क्यूब रूट क्वांटिटी है, क्यूब रूट को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो x की पावर 1/3 बन जाएगी। अगर आपके पास फोर्थ रूट है तो आप इसको x की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/4। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपके पास x की पावर 1/2 गिवन है तो आप इसको वापस कैसे लिख सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 60। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ सेपरेट करते हैं, अंडर रूट 60 माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पे पहुंच गए। अब हमें रेज टू पावर 4 तक चाहिए। रेज टू पावर 4 के लिए हम क्या करेंगे? फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रेज टू पावर 2 एंड रूट 60 माइनस 2 अल्फा बीटा होल रेज टू पावर 2। अब दोनों तरफ हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों। और राइट हैंड साइड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो रूट 60 का स्क्वायर 60 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2a एंड b 2 अल्फा बीटा। देखिए जब हम जेई लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम इतना ज्यादा डिटेल में लिख कर नहीं करते, क्योंकि ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ बच्चों की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। मेंटली करने की कोशिश करते हैं जब बहुत रफ में लिखते हैं, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतने डिटेल में काम कर रहा हूं। तो अल्फा 4 बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो पावर कॉमन ले सकते हैं। 60 प्लस 4 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखते हैं 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, तो -4 रूट 60 अल्फा बीटा। अब 60 को अगर आप देखेंगे, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूं। ये एक कॉम्पोजिट नंबर है इक्वल टू -30। एक तो वैल्यू ये गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? ए। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 इक्वल टू -30
एंड अल्फा बीटा इक्वल टू ए। तो ये वैल्यू डाल रहा हूं -30 प्लस 2a² प्लस 60 4a² माइनस 8√15 और अल्फा बीटा की जगह फिर से क्या आ गया a। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सारा कुछ उठा के राइट साइड पे ले आते हैं। 4a² माइनस 2a² माइनस 8√15a एंड उसके बाद आ गया प्लस 60 एंड प्लस 30। सारा तामझाम मैं उठा के इधर ले आया एंड वी आर लेफ्ट विद 2a² माइनस 8√15a प्लस 90 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक में हमेशा देखना होता है कि अगर आपके पास तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा बना दें। तो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो डिवाइड बाय 2। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद a² 4√15a प्लस 45 इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आया जी रिजल्ट। अब देखिए यार, अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। फाइनल हमारे पास यहां तक पहुंचे हैं, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट क्या हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत होगी या नहीं होगी, चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में वी आर आस्क्ड टू सॉल्व फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है जी, ए की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। और हमसे क्या पूछा गया? देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ए कौन सी दो वैल्यू या जितनी वैल्यू से बनता है वो हमें बताना है। तो ए को अगर देखा जाए इस क्वाड्रेटिक में, हमारी प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों? सी वाई होता है। तो यहां पे कितना सी? 45 और ए कितना है? 1। तो मेरे पास 45। तो हेंस इसका जो आंसर है, देयरफॉर द आंसर इज 45। 45 आंसर माना जाएगा। ये जेई लेवल पे ऐसे ही करते हैं, शॉर्टकट मारना पड़ता है क्योंकि टाइम की कमी होती है। बट अगर मैं लाइक सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करूं तो इसमें अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास जो आंसर्स आएंगे उनको अगर आप चेक करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली क्वेश्चन ये जेई का है, बट इसमें अगर देखा जाए तो 11th-12th का मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? कोई भी नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट हम सारे स्क्वायरिंग बोथ साइड ब्ला 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 एंड ये जो क्वाड्रेटिक के रूट्स के कॉन्सेप्ट हैं ये हम 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी का जो है यूज हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपके लिए वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके प्रेजेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। और कई बार हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ के साथ आपके साथ डिस्कस कर लिया करूं। So I hope you like the video, and if you like it, please share with your friends and subscribe to my channel, and I shall be thankful to you. Next video फिर लेके आऊंगा, कुछ ना कुछ और मजेदार पढ़ेंगे। Thank you very much.